हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। कुछ हमारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हम जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम देने वाले हैं, तो जूनियर अकाउंटेंट के कुछ क्वेश्चंस हैं इनकम टैक्स के, तो आप एक बार उनको हमें सॉल्व करवा दें तो हमारी काफी मदद हो जाएगी। तो ये वीडियो हम उनके लिए बना रहे हैं जो आने वाले जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम देने वाले हैं। बुक जो है वो हमने आरबीडी को प्रेफर किया है और उसके जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं, आंसर भी दे रखे हैं, तो सर फिर तो हम खुद भी पढ़ सकते हैं? नहीं। प्रॉब्लम ये है कि आप ये पढ़ लेंगे कि आंसर क्या है और वो आंसर क्यों है, उसका क्या लॉजिक है। कल को इसी आंसर को, इसी क्वेश्चन को अगर घुमा फिरा के दे दिया गया तो आप इसको नहीं कर पाएंगे, राइट? तो इसलिए आपको उसका लॉजिक भी साथ में समझना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम कुछ क्वेश्चन आज आपके साथ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए कौन सा वित्त अधिनियम काम आएगा? अब देखिए, इस चीज के लिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं पहले कि सर ये कर निर्धारण वर्ष और गत वर्ष क्या होता है। दो चीजें आपको समझनी होती है, एक होता है गत वर्ष और एक होता है कर निर्धारण वर्ष। ठीक है, इंग्लिश में इनको हम बोलेंगे प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो जिस ईयर में हम इनकम कैलकुलेट करते हैं उस ईयर को तो बोलते हैं कर निर्धारण वर्ष, मतलब कि असेसमेंट ईयर, राइट? जिस ईयर में हम इनकम कैलकुलेट करते हैं उसको तो बोलते हैं कर निर्धारण वर्ष, मतलब कि असेसमेंट ईयर। और जिस ईयर की इनकम हम कैलकुलेट कर रहे हैं, या यूं कहें कि जिस ईयर में हमने इनकम कमाई है जिस वर्ष में, उसे कहते हैं गत वर्ष। समझ गए? तो जिस साल की भी आपको बोला जाए इस साल की इनकम निकालो तो आप कहेंगे वो गत वर्ष है, पर उसकी कैलकुलेशन अगले साल होती है तो अगले साल को कहते हैं कर निर्धारण वर्ष, राइट? तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि क्या शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, गत वर्ष इस्तेमाल किया है या कर निर्धारण, क्योंकि उससे आपका पूरा आंसर बदल जाता है, राइट? तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कर निर्धारण वर्ष 21-22 के लिए पूछा है। अब देखिए, अगर इसका ये पूछ रहे हैं कर निर्धारण वर्ष 21-22, तो इसका मतलब ये तो हो गया इनका 21-22 और ये इनके लिए हो गया 2020-21। तो हमें उस इनकम की कैलकुलेशन करने को पूछ रहे हैं जो हमने 20-21 के दौरान कमाई है। ठीक है, अब सर वित्त अधिनियम कौन सा काम आता है? तो देखिए, वित्त अधिनियम कहां से आता है? वित्त अधिनियम आता है सर बजट से। ठीक है, बजट पास होता है हर साल और उस बजट में जो प्रोविजंस नए डाले जाते हैं, जो संशोधन किए जाते हैं, वो आने वाली 1 तारीख से एप्लीकेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि जो बजट आया था 2020 में, ठीक है, जो बजट आया था 2020 में, वो कब से लागू होगा सर? सर वो 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 के दौरान हम जो कुछ भी कमाएंगे उस पे लागू होगा। ठीक है, तो मतलब इस गत वर्ष पे ये लागू होगा। कौन से पे? 20-21 पे। ठीक है, और यही हमारा क्वेश्चन है कि सर गत वर्ष 20-21 के लिए और कर निर्धारण वर्ष 21-22 के लिए कौन सा वित्त अधिनियम लगेगा? तो बजट जब लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाता है तो यही बन जाता है वित्त अधिनियम। ठीक है, वित्त अधिनियम कुछ अलग नहीं है। जब हमारा बजट आता है, आम बजट जो 1 फरवरी को आता है, वो जब लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाता है और उस पे हमारे राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाते हैं, तब जाके वही वित्त अधिनियम का रूप ले लेता है, उसे ही वित्त अधिनियम कहा जाता है। तो सवाल का जवाब हो जाएगा कि सर 2020 और उससे पहले जितने भी वित्त अधिनियम आए वो सारे लागू हो जाते हैं हमारी 2020-21 की इनकम की गणना करते टाइम पे। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आगे आ जाइए सर, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सर एक फर्म की स्थापना, यहाँ पे भी मैं नंबर डाल रहा हूं और यहाँ पे भी नंबर डाल रहा हूं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। एक फर्म ने अपना व्यापार की स्थापना जो की है वो 15 दिसंबर 2019 को की है, लेकिन व्यापार का जो आरंभ किया है वो 4 नवंबर 2020 से हुआ है। तो इसका प्रथम गतवर्ष क्या होगा? देखिए, पहला जो गतवर्ष होता है वो जिस साल आपने बिजनेस स्टार्ट किया है उससे होता है। हाँ ठीक है, स्थापना आपने मतलब कि है ना, ये कर लिया कि मुझे ये काम करना है, बोर्ड लगा लिया, पर आपने लेन देन स्टार्ट नहीं किया।
जब तक आपने लेन देन स्टार्ट नहीं किया किसी प्रकार का, तो जाहिर सी बात है आपका कोई भी लाभ या हानि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई इनकम ही नहीं हुई आपकी। तो जिस दिन स्थापना हुई उससे फर्क नहीं पड़ेगा, जिस दिन व्यापार स्टार्ट किया है आपने, आरंभ किया है, उससे फर्क पड़ेगा। ठीक है, जो कि हुआ है 4 नवंबर 2020 को। अब ये 4 नवंबर 20 कौन से वित्तीय वर्ष में आता है भाई? ये कौन से वित्तीय वर्ष में आता है आपको ये देखना है। सर ये वित्तीय वर्ष में आता है 2020-21, 2020-21, क्योंकि 2020-21 कहां से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक चलता है, समझ गया? तो इसी को हम गत वर्ष कहेंगे कि गत वर्ष 2021 में ये इनकम स्टार्ट हुई है, इनका बिजनेस आरंभ हुआ है, तो 2021 इनका पहला साल होगा। ठीक है, ध्यान रहे गत वर्ष पूछा है। अगर इसी में मान लीजिए कर निर्धारण वर्ष पूछा होता तो हम 21-22 जवाब देते। तो इस बात को बड़ा ध्यान से समझिए कि पूछा क्या गया है। तो हमारा जवाब हो जाएगा 2020-21। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं या कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए गत वर्ष क्या होगा? देखिए इसका जवाब यहीं पे है। तीसरे क्वेश्चन का जवाब हमने जो पहले डिस्कशन की थी, पहले जो हमने यहाँ पे बातें की थी उसी में है। 21-22 निर्धारण वर्ष, ये रहा सर 21-22 निर्धारण वर्ष। इसका गत वर्ष क्या है? मतलब इसके पहले वाला ईयर है जो कि है 2020-21। और 20-21 की शुरुआत कहां से होती है सर? ये देखिए ये रहा, अप्रैल 2020 से लेके मार्च 2021 के लिए होती है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऑप्शन नंबर है हमारा 2, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021। ओके, आगे आ जाइए सर क्वेश्चन नंबर 4। तो ये हमारा आंसर इसमें हमने लिख दिया 2000, मैं लिख देता हूँ 1/4/2020 से 31/3/2021। ठीक है, ये तीसरे का आंसर लिख दिया है। आगे आ जाते हैं सर, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? एग्रीकल्चर इनकम, कृषि आय के बारे में कह रहा है। आपके एग्जाम में कृषि आय के काफी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, तो इसको आप ध्यान से समझिए। एक तो बेसिक प्रीवियस ईयर गत वर्ष क्या होता है, असेसमेंट ईयर का निर्धारण वर्ष क्या होता है, कृषि आय कौन सी है कौन सी नहीं है, इन चीजों पे आप ज्यादा ध्यान रखें, इनके ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक किसान की फसल तूफान के कारण नष्ट हो गई तथा उसे बीमा कंपनी से 25,000 रुपए की क्षतिपूर्ति, जिसको हम कॉम्पनसेशन बोलते हैं, वो प्राप्त हुआ। तो कृषि आय कितनी? देखिए आप खेती करके जो भी पैसा कमाते हैं वो सारा कृषि आय में जाता है। ठीक है, अब कृषि आय मतलब कि खेती से होने वाली आय, तो आपने कृषि की, वहां का उत्पादन जो भी आपका हुआ उसको आपने बेचा, और बेच के जो पैसा मिला वो कृषि आय आ जाएगी। पर बेचने से पहले वो नष्ट ही हो गया और इंश्योरेंस कंपनी ने हमें उसके लिए मुआवजा दे दिया या क्षतिपूर्ति कर दी। तो हमारे लिए जो पैसा क्षतिपूर्ति के रूप में मिला है वो किस चीज के बदले में मिला है? मिला तो कृषि के लिए है ना, तो वो भी हमारी कृषि आय हो जाएगी। तो पूरा के पूरे 25,000 रुपए जो हमें बीमा कंपनी से मिले हैं वो हमारी कृषि आय का हिस्सा होंगे। तो जवाब आपका हो जाएगा इसमें 25,000 का क्षतिपूर्ति जो मिली है। ठीक है, वो पूरी ही आपकी कृषि आय हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं सर श्री देवेश के पास दार्जिलिंग में चाय के बगीचे हैं, वह चाय का निर्माण करता है, मतलब चाय उगाते हैं और फिर उनको मशीनों से जो भी उनकी प्रोसेस होती है वो भी करते हैं, तथा उसने गत वर्ष में 15,000 की आय कमाई, इसमें से कृषि आय की गणना की। सर ये कैसा क्वेश्चन क्यों है समझिए। देखिए आप जो चाय का व्यापार करते हैं ना, इसमें दो चीजें होती है, थोड़ा समझ लीजिए। एक कि आपने चाय बाजार से खरीदी, मतलब चाय की जो पत्तियां आती है ना, जो बगीचों से तोड़ी जाती है, आपने वो पत्तियां खरीदी और सिर्फ प्रोसेस कर रहे हैं, तब तो आपकी पूरी व्यापारिक इनकम है क्योंकि आप सिर्फ व्यापारी कर रहे हैं। पर यहाँ पे देखो लिखा है कि बगीचे भी इनके खुद के हैं, इसका मतलब उगा भी ये खुद रहे हैं। तो जब आप चाय को खुद उगाते हैं, ठीक है, जब आप चाय को खुद उगाते हैं और खुद ही उसकी प्रोसेस करते हैं,
ठीक है, प्रोसेस करते हैं। तो उस दिशा में क्या होता है कि चाय से होने वाली जो भी आय होती है उसके 2 हिस्से किए जाते हैं। ठीक है, और ये फिक्स है, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स है। इसमें से 60% जो हिस्सा होता है वो तो कृषि आय होता है। ठीक है, और 40% जो हिस्सा होता है वो गैर कृषि आय होता है। ठीक है, तो इसका मतलब सर इन्होंने जो 15,000 रुपए कमाए हैं, इन्होंने जो 15,000 रुपए की आय प्राप्त की है, कमाई है, वो दोनों है। तो इसमें से 60% तो आप कर दीजिए कृषि आय, तो वो तो हो जाएंगे 9,000 रुपए, और 40% गैर कृषि आय, मतलब कि व्यापारिक इनकम बोल सकते हैं इसको, तो वो हो जाएगी 6,000 रुपए। हमसे क्या पूछा है सर, कृषि आय बताइए, तो हम कहेंगे सर 9,000 रुपए हमारा जवाब। ओके, हमारा जवाब क्या हो जाएगा, 9,000 रुपए। मैंने पूरा इसलिए समझाया कि कल को इसी सेम क्वेश्चन में अगर कह दे व्यापारिक आय बताओ, तो आपको क्या बतानी है कि व्यापार एंड और पैसे से जो इनको इनकम हुई है वो 6,000 रुपए की। ठीक है, चलिए, यहां तक कोई डाउट है? नहीं, अगर है तो मेरे नंबर ऊपर लिखे हुए हैं, आप पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप या कॉल करके, और नहीं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे आ जाइए सर, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत कितनी धाराएं एवं अनुसूचियां हैं? इसमें देखिए समझाने वाला कुछ नहीं है, ये सीधा सीधा है कि सर 298 तो धाराएं हैं, 298 तो धाराएं हैं, और 14 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो ये तो याद करने वाली बात है, इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है आपका, 298 पहला ऑप्शन है। 298 धाराएं और 14 अनुसूचियां हैं, ये पहला ऑप्शन है। ठीक है, ये जब हम आयकर अधिनियम का सेक्शन 1 पढ़ते हैं, सेक्शन 1 पढ़ते हैं, धारा 1 पढ़ते हैं, तब वहां पे ये लिखा हुआ है और वहां पे आपको इसकी जानकारी मिल जाती है। आगे आ जाइए, फर्म अनिवासी कब होता है या होती है? फर्म अनिवासी कब होती है? अनिवासी मतलब देखिए, कर निर्धारण के लिए हर व्यक्ति का एक उसकी निवास स्थिति पता की जाती है। ठीक है, वो 3 तरीके की हो सकती है, जिसमें हम बोलते हैं साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी। ठीक है, अब हर पर्सन के लिए, हर व्यक्ति के लिए इसकी कुछ शर्तें होती है, उसके हिसाब से ये निर्धारित किया जाता है कि वो अनिवासी है, साधारण निवासी है या असाधारण निवासी। ठीक है, फर्म के केस में हम ये कहते हैं कि उस फर्म का संचालन कहाँ से हो रहा है, उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, मतलब उसका नियंत्रण और उसका प्रबंधन कहाँ से हो रहा है। अगर उसका थोड़ा सा भी प्रबंधन और नियंत्रण इंडिया में है, भारत में है, तो वो क्या हो जाती है, निवासी हो जाती है। और अगर पूरा का पूरा ही प्रबंधन, ठीक है, पूरा का पूरा ही प्रबंधन अगर उसका कहाँ है, तो मैं ऐसे लिख देता हूं कि पूर्ण एवं आंशिक भारत में हो। ठीक है, चाहे थोड़ा हो चाहे पूरा हो, अगर भारत में है तो इसको बोलते हैं हम निवासी। ये क्या बन जाती है हमारे लिए, निवासी। और अगर पूर्ण रूप से भारत के बाहर है तो ये बन जाती है अनिवासी। ओके, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि अनिवासी कब होते हैं, तो आप बताइए कि भैया पूर्ण रूप से जब इसका प्रबंधन जो है, प्रबंध और नियंत्रण है, ठीक है, तो वो भारत के बाहर है तो ये अनिवासी हो जाएगी। तो फर्म प्रबंधन नियंत्रण पूर्ण रूप से भारत के बाहर, पहला ही ऑप्शन है कि पूर्ण रूप से प्रबंधन जो है वो भारत के बाहर है, तो ये अनिवासी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं फिर अगला क्वेश्चन। देखिए, मैं जनरली इंग्लिश में ही पढ़ाता हूँ, तो हिंदी में हो सकता है कि मैं कुछ शब्दों को ना बोलूं, तो वो आपको देखना है। ओके, रमेश ने अपनी एक कंपनी में, ये हमारा 8वां क्वेश्चन है कि रमेश ने अपनी एक कंपनी में
1 जून 2020। अब देखिए, जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें कोई तारीख या कोई अमाउंट दे रखा हो, ठीक है, कोई मूल्य दे रखा हो, कोई तारीख दे रखी हो, तो उसको आप लिख के करें। ठीक है, अभी आप लिख के करेंगे तो एग्जाम में आपको, एग्जाम तक आपको आदत हो जाएगी। तो आप लिख के करें कि 1 जून 2020 को इनको 27,000 रुपए के मासिक वेतन पे, ठीक है, प्रतिमाह वेतन पे रखा गया, नौकरी मिल गई। सेवा शर्तों के अनुसार उनका वेतन अगले महीने की पहली तारीख को दे होता है। ठीक है, मतलब जो सैलरी है इस अप्रैल में जो कमाएंगे वो सैलरी मई में ड्यू होगी, मई में दे होगी और मई में ही आपको प्राप्त होगी। ठीक है, कोई बात नहीं। किंतु भुगतान 10 तारीख को किया जाता है। चलिए ओके, ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। पूछा क्या है, कर निर्धारण वर्ष। ठीक है, कर निर्धारण वर्ष 2020-21, सॉरी 21-22 के लिए उनका सकल वेतन पूछा है। ठीक है, अच्छा सर, इसमें ये कहने का मतलब क्या था कि जो वेतन है वो अगले महीने की 1 तारीख को दे होता है? तो मैं इसका आपको थोड़ा सा समझा देता हूं ताकि आप कभी इसको भूलेंगे नहीं। देखिए क्या होगा, आयकर के अंदर जो वेतन पे टैक्स लगता है ना, वेतन पे कर लगता है, ये लगाने का एक रूल बनाया गया है, एक नियम बनाया गया है। और उसमें ये बोला गया है कि इस पे आपको कब टैक्स देना है। तो उसके लिए बोला गया कि या तो ये वेतन आपको दे हो जाए, मतलब ड्यू हो जाए, या फिर ये वेतन आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो या तो दे हो जाए मतलब ड्यू हो जाए, या प्राप्त हो जाए मतलब कि रिसीव हो जाए। जो भी पहले हो, जो भी पहले हो, उस दिन आपको उस पर टैक्स देने की जिम्मेदारी आ जाती है। समझ गए? ठीक है, तो जिस इंसान की, अब ध्यान से सुनिएगा, जिस इंसान की जो जो वेतन है वो महीने की आखिरी तारीख को दे हो जाता है, जिस महीने का वेतन महीने की आखिरी तारीख को दे हो जाता है, उनके लिए क्या होता है। देखिए, हम बात करते हैं, जो कोई भी बात कर रहे हैं वो गत वर्ष, अभी जो बात कर रहे हैं 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 के लिए कर रहे हैं ना। हाँ, तो इसके दौरान, इस गत वर्ष के दौरान, क्योंकि हम इसकी गणना कर रहे हैं, तो इस गत वर्ष के दौरान जो कुछ भी इनकम, जो कुछ भी वेतन दे हुआ है या प्राप्त हुआ है, दोनों में से एक काम होना बेहद जरूरी है। तो ही उस पर आप टैक्स लगा सकते हो, वरना आप उस पर टैक्स नहीं लगा सकते। सही कह रहे हैं? मतलब गत वर्ष में या तो वेतन दे हो जाना चाहिए या प्राप्त हो जाना चाहिए, तो ही हम उस पर कर लगा सकते हैं, वरना नहीं लगा सकते। ठीक है, अब जिन लोगों की जो वेतन है वो महीने की आखिरी तारीख को दे हो जाती है, तो एक बार मेरे साथ साथ बोलिए, अप्रैल महीने का वेतन उनका दे कब हो जाएगा? सर अप्रैल की आखिरी तारीख मतलब 30 अप्रैल को हो जाएगा। मई का 31 मई को हो जाएगा। जून का 30 जून को हो जाएगा। मतलब इस पूरे वर्ष का जो वेतन है, क्या वो इसी पूरे वर्ष में दे हो जाएगा? प्राप्त हो ना हो पर दे हो जाएगा। हाँ सर, दे हो जाएगा। तो इसलिए कि जब महीने की आखिरी तारीख को वेतन दे होता है, महीने की आखिरी तारीख को वेतन दे होता है, उन लोगों के लिए जो हम पीरियड लेके चलते हैं, जो अवधि लेके चलते हैं, वो यही लेके चलते हैं 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक। ठीक है, उन लोगों के लिए ये अवधि लेके चलते हैं, क्योंकि इसका वेतन इसी के अंदर क्या हो गया, दे हो गया है। पर अब सोचिए, जिन लोगों का वेतन अगले महीने की पहली तारीख को दे होता है, उनके साथ क्या होगा? उनका अप्रैल का वेतन दे कब होगा? मई में होगा। ठीक है, मई का वेतन जून में होगा, और मिलेगा भी दे होने के बाद ही मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मार्च महीना जो है, जो मार्च महीना है हमारा, मार्च 2021, इसका वेतन दे कब होगा? आप बताइए, इसका वेतन दे कब होगा? तो आप कहेंगे सर 1 अप्रैल 2021 को होगा, क्योंकि अगले महीने की पहली तारीख को दे होता है ना। तो 1 अप्रैल 2021 को दे होगा, राइट, ड्यू होगा। मिलेगा कब, प्राप्त कब होगा सर? प्राप्त सर दे होने के बाद ही होगा। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है कि 10 अप्रैल को प्राप्त होगा,
अगर मैं इसकी बात करूं, अगले महीने की 1 तारीख को दे होता है और 10 तारीख को प्राप्त हो जाता है। अब मुझे बताइए, क्या मार्च महीने का जो वेतन है वो हमारे गत वर्ष के अंदर दे हुआ है? नहीं, वो तो अगले साल हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? नहीं, वो भी अगले साल हुआ है। इसका मतलब मार्च 2021 का जो वेतन है ना तो हमें दे हुआ है और ना ही हमें प्राप्त हुआ है। ना दे है ना प्राप्त है, तो हम उसको कैसे टैक्सेबल कर दें? तो इसलिए जिन लोगों का वेतन अगले महीने की, जनरली ये गवर्नमेंट में होता है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं उनमें होता है, तो अगले महीने की 1 तारीख को होता है, उनके लिए जो अवधि ली जाती है वो ली जाती है मार्च 2020 से लेके फरवरी 2021 तक। ठीक है, कहां से ली जाती है? मार्च 2020 से फरवरी 2021 तक ली जाती है। तो इस क्वेश्चन में जैसे इन्होंने लिखा कि उनका वेतन अगले महीने की 1 तारीख को दे होता है, तो आप ये समझ जाइए कि आपको जो इनकी गणना करनी है वो मार्च 2020 से फरवरी 2021 की करनी है। ठीक है, अप्रैल से मार्च नहीं करनी है, मार्च से फरवरी करनी है, समझ गए? क्योंकि जो इस बार का मार्च है वो अगले साल में आएगा और जो पिछली बार का मार्च था वो इस साल में आ जाएगा। तो इस तरीके से महीने 12 ही रहेंगे, ऐसा नहीं है महीना 11 हो जाएगा। आप कहीं सोचो कि सर मार्च हटा दिया तो महीना 11 हो जाएगा, नहीं, पिछला मार्च आ जाएगा ना, पिछला मार्च शामिल हो जाएगा और ये मार्च क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें इनकी जो गणना करनी है वो मार्च से फरवरी करनी है। पर क्योंकि इनका तो जो भी कब लगा है, कब लगी इनकी नौकरी? 1 जून 2020, तो मार्च अप्रैल और मई 3 महीने तो इनको कुछ नहीं मिला होगा। तो मार्च में कुछ नहीं मिला, अप्रैल में कुछ नहीं मिला, मई में कुछ नहीं मिला, 1 जून से मिलना स्टार्ट हुआ, तो इनको मिलेगा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। बस फरवरी तक ही लेना है, मार्च नहीं लेना है, राइट? ठीक है, तो कितने महीने हो गए? 9 महीने हो गए सर, 9 महीने। तो 9 महीने इनको मिला, कितना पैसा मिलता है? 27,000 रुपया प्रति माह। तो 27,000 9 महीने के लिए इनको मिला, तो ये हो गया 2,43,000। ठीक है, तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 2,43,000। ठीक है, क्योंकि अगले महीने की 1 तारीख को सैलरी दे होती है, इसलिए मार्च से फरवरी लेना था और इनकी नौकरी लगी है जून में, तो हमने जून से फरवरी ले लिया। हमने कहां से ले लिया? जून से फरवरी ले लिया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 9। श्री अविनाश गर्ग राजस्थान प्रशासनिक सेवा में एक अधिकारी है। वे 1 जून, नंबर लिख लीजिए और तारीख लिख लीजिए, 1 जून 2018 5,200 और 7,000 के वेतनमान पे कार्यरत है। गत वर्ष 2020-21 के लिए उनके कुल मूल वेतन की गणना कीजिए। तो देखिए, गत वर्ष शब्द का इस्तेमाल किया है, आप ये ध्यान रखिएगा, और गत वर्ष 2020-21 लिखा गया है। अगर यहाँ पे कर निर्धारण वर्ष हो तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उसमें आप गलती ना करें। अब सर यहाँ पे आपको देखो 2 बातों को ध्यान में रखना है। पहला, गत वर्ष 2020-21 का मतलब आपको कौन सी अवधि का वेतन निकालना है। यहाँ पे इन्होंने बहुत ही चालाकी से एक शब्द दिया है कि ये राजस्थान प्रशासनिक सेवा में है। तो भैया जो भी मैंने बताया ना, गवर्नमेंट अधिकारी होते हैं, उनका जो वेतन होता है वो अगले महीने की 1 तारीख को दे होता है, जैसा कि अभी अपन ने क्वेश्चन में पढ़ा था। ठीक है, तो इनकी जो गणना की जाती है वो मार्च से की जाती है। कहां से की जाती है? मार्च से फरवरी की जाती है। तो यहाँ हमें जो गणना करनी है वो मार्च 2020 से लेके 28 फरवरी 2021 तक की करनी है। क्योंकि देखिए, अगर आपने राजस्थान प्रशासनिक सेवा पे ध्यान नहीं दिया तो आप जो भी गणना करेंगे वो अप्रैल से मार्च कर देंगे, तो आपका जवाब गलत हो जाएगा। तो आपको जो गणना करनी है वो कहां से करनी है? मार्च से फरवरी करनी है, क्योंकि ये क्या है, प्रशासनिक सेवा में है। ठीक है, तो इनका वेतन अगले महीने की 1 तारीख को दे होता होगा। ये आपको अपने आप मान के चलना है, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं। ठीक,
तो कुल मिला के हमें ये जानना है कि 1 मार्च 2020 से लेके 28 फरवरी 2021 के दौरान इनको क्या मिला। बस अब वो जानने के लिए हमें वेतनमान का सहारा लेना होगा। सर ये वेतनमान क्या होता है? वेतनमान समझिए, वेतनमान का मतलब होता है सर, ये जो पहला मूल्य लिखा होता है ये होती है प्रारंभिक वेतन। ये आपका प्रारंभिक वेतन है, मतलब हर महीने आपको शुरू में 1 जून 2018 से हर महीने 5,000 रुपये मिलेंगे। ये होती है आपकी वार्षिक वृद्धि, ठीक है, एनुअल इंक्रीमेंट। हर साल आपके 200 रुपए बढ़ेंगे, मतलब पहले साल आपको 5,000 रुपये महीना मिलेगा, अगले साल 5,200 रुपये महीने मिलेगा, फिर जैसे ही 1 जून 2020 आएगी आपको 5,400 रुपये महीना मिलना लग जाएगा। ऐसे 200 रुपये बढ़ते रहेंगे जब तक कि आपका वेतन 7,000 तक नहीं पहुंच जाता, तब तक यही प्रणाली चलता रहेगा, ये सिस्टम चलता रहेगा। तो सर ऐसे क्वेश्चन का हम समाधान कैसे करें, कैसे इसको हम सॉल्व करें? तो सुनिए, आप इसको लिखिए पहले कि सर 1 जून 2018 को मुझे क्या मिल रहा था? मुझे 5,000 रुपये प्रति माह मिल रहे थे, ठीक है। अच्छा कब तक मिलेंगे? अगर मैं ये लिखूं कि यहां से लेके 31 मई 2019 तक मिलेंगे तो सही है कि 1 जून 2018 से 31 मई 2019 तक तो ये मिलेंगे। जैसे ही 1 जून 2019 आएगी, मुझे 5,000 की जगह 5,200 रुपये प्रति माह मिलने लग जाएंगे, ठीक है। और ये कब तक मिलेंगे? ये 31 मई 2020 तक मिलेंगे, ठीक है। जैसे ही 1 जून 2020 आएगी, क्या मुझे 5,400 रुपये प्रति माह मिलने लग जाएंगे? हाँ सर। और ये कब तक मिलेंगे? सर ये 31 मई 2021 तक मिलेंगे। अब इसके आगे हमें जाना नहीं है, क्योंकि हमें कौन सा महीना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, हमें चाहिए सर मार्च 20 से लेके 28 फरवरी 2021 तक का टाइम चाहिए। तो मार्च 20 कहाँ है, ढूंढिए। क्या इसमें है? नहीं सर इसमें नहीं। क्या इसमें है? हाँ जी सर इसमें। तो इसका मतलब मार्च 2020 में आपको 5,200 रुपये मिल रहे थे, अप्रैल में भी 5,200 मिल रहे थे, और मई में भी 5,200 मिल रहे थे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका लिख देता हूँ कि सर मार्च, अप्रैल और मई, इनमें तो इनको मिल रहे थे 5,200, जो कि 3 महीने मिले, ठीक है। उसके बाद में सर जून से लेके फरवरी तक, जून से लेके फरवरी तक इनको मिल रहे 5,400, क्योंकि बढ़ गए थे 200 रुपए। कितने महीने? 9 महीने। तो इनको कुल कितनी राशि मिली? 15,600, और ये हो जाएगा 48,600, ठीक है। जोड़ कर दीजिए, 64,200 रुपए इनको कुल वेतन मिलेगा। इनका सकल कुल वेतन, जो बेसिक सैलरी है, जो मूल वेतन है, वो होगा 64,200। तो ये आपका हो जाता है ऑप्शन पहला, ठीक है। तो कैसे आया, समझ में आ गया आपकी? ये जरूर ध्यान रखिएगा, प्रशासनिक अधिकारी होने की वजह से हमने मार्च से फरवरी लिया है, अन्यथा अपन अप्रैल से मार्च लेते। आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं? अंकित जयपुर की एक कंपनी में नियुक्त हैं और 12,000 रुपए प्रति माह वेतन प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। इनको क्या मिल रहे हैं सर? 12,000 रुपए प्रति माह मिल रहे हैं, ठीक है। आगे लिखा है सर, उनके नियोक्ता ने 1 जून 2020 को, 1 जून 2020 को एक मकान उपलब्ध कराया। क्या दिया इनको? मकान दिया, ठीक है। और जिसके लिए नियोक्ता 1,500 रुपये प्रति माह चुकाता है। ये मकान नियोक्ता का खुद का नहीं है, ये किराए का है, ठीक है। और इसके लिए 1,500 रुपए का प्रति माह का किराया नियोक्ता देता है, मतलब आपका बॉस देता है, ठीक है। इस मकान की सुविधा का मूल्यांकन करें। तो देखिए, जब आपको किराया मुक्त मकान मिलता है, ये आपके लिए तो क्या है, ठीक है, आपके लिए तो किराया मुक्त मकान ही है ना, ये किराया मुक्त मकान, क्योंकि आपको थोड़ी देना है, वो तो किसको देना है? आपके नियोक्ता को देना है, आपके बॉस को देना है।
तो जब भी आपको ऐसी कोई सुविधा मिलती है तो हमें यह निकालना होता है कि आपको कितना फायदा। अब यहाँ पे ये निकालने का जो रूल है वो क्या है, जो नियम है वो क्या है, वो ये है कि वास्तविक किराया, ठीक है, वास्तविक किराया जो आपके बॉस ने चुकाया है और 15% ऑफ 15% वेतन के बराबर, ठीक है, 15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी बोल दीजिए या 15% वेतन बोल दीजिए। तो जितना किराया आपके नियोक्ता ने चुकाया है वो, या आपके वेतन का 15%, दोनों में जो भी कम हो, दोनों में जो कम हो, क्या। तो बताइए किराया कितना चुकाया नियोक्ता ने? सर वो तो 1500 रुपए देता है। कितने देता है? 1500 रुपए, 12 महीने। ये ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि हम सारी जो गणना 12 महीने कर देते हैं। नहीं, मकान कब दिया था? जून में दिया था। तो जाहिर सी बात है, हम वैसे तो जो भी गणना करते हैं वो अप्रैल से मार्च कर रहे हैं, पर जब घर मिला ही जून में है तो फायदा भी तो जून से हुआ है। तो अप्रैल मई में तो कोई फायदा हुआ ही नहीं, तो 2 महीने आप कम कर दीजिए, सिर्फ 10 महीने का ही लेंगे आप। और उसको भी किराया कितना चुकाना पड़ा नियोक्ता को? 10 महीने का तो चुकाना पड़ा है, 12 महीने का थोड़ा चुकाया उसने। तो जून से लेके मार्च तक उसको आपने उसने आपको फ्री में घर दिया और उसके लिए 15,000 रुपये चुकाए। तो ये तो हो गया वास्तविक किराया। अब वेतन का 15%, आपको वेतन कितना मिल रहा है भाई? आपको सर 12,000 मिल रहा है। तो ये भी आप 10 महीने का ही लेंगे क्योंकि सुविधा 10 महीने मिली है। तो सर 12,000 रुपए प्रति माह 10 महीने के लिए और उसका 15%, ठीक है। 12 रुपए प्रति माह 10 महीने के लिए और उसका 15% कितना होता है देख लीजिए। 1,20,000, ये सर हो जाता है 18,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों में जो कम हो, कम क्या है? 15,000 कम है। तो ये आपके लिए सुविधा का मूल्य होगा, मतलब जो किराया मुक्त मकान मिला है इसका फायदा होगा आपको 15,000 रुपए का, और ये आपकी कुल आय में जोड़ा जाएगा। तो इस जवाब हो जाएगा 15,000 पहले, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। रहीम को उनके नियोक्ता ने 1,00,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया। देखिए ये आपको ब्याज मुक्त ऋण मिल रहा है जिसको हम इंटरेस्ट फ्री लोन कहते हैं। अगर आपको ब्याज रहित कोई लोन मिल जाता है तो आपको कितना फायदा है? तो देखिए आप ऐसा समझिए, इनकम टैक्स में बोझ से, आपके नियोक्ता से आपको जो कुछ भी मिलता है आप ये देख लीजिए मुझे फायदा कितना है। अगर वही लोन आप बैंक से लेते, वही ऋण आप बैंक से लेते तो आपको कितना पैसा देना पड़ता, ठीक है, आपको कितना पैसा देना पड़ता है। इसके लिए हम जो भारतीय स्टेट बैंक है उसकी जो भी ब्याज दर है उसका इस्तेमाल करेंगे कि सर अगर मैं यही ऋण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लेता, एसबीआई से लेता, तो मुझे कितना ब्याज देना पड़ता, वो मेरा फायदा है, ठीक है। तो देखिए रहीम को उनके नियोक्ता ने 1,00,000 रुपए का ऋण दिया, ब्याज मुक्त, मतलब ब्याज नहीं ले रहा वो। कब दिया सर? 1 अप्रैल 2020 को मकान क्रय करने हेतु 8 वर्षों के लिए प्रदान किया, ठीक है। पर हमें तो जो गणना करनी है वो 1 साल की करनी है ना, तो 8 वर्षों से हमें मतलब नहीं है, हमें 1 साल से मतलब है। भारतीय स्टेट बैंक की ब्याज दर 9% है, तो ये तो हो गया ऋण, ठीक है। और ब्याज जो दर है वो है 9%, ठीक है, किसकी? एसबीआई की। गत वर्ष के लिए इस सुविधा का क्या मूल्य होगा? तो आप एकदम आसानी से मुझे ये बताओ कि इसमें आपको कितना फायदा हुआ है, ठीक है। समाधान ऐसे लिखा हुआ, कितना फायदा हुआ भाई? 1,00,000 का 9%, मतलब कि 9,000 रुपए, बस। भाई अगर आप यही ऋण बोस से ना लेके, अपने नियोक्ता से ना लेके एसबीआई से लेने जाते हो तो 9,000 रुपए ब्याज चुकाना पड़ता ना आपको सालाना, तो बस 9,000 रुपए सालाना आपका फायदा हो गया। तो ये आ जाएगा 9,000 रुपए, पहला आंसर हो जाएगा 9,000, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं सर 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रारंभिक पारिश्रमिक वेतन शीर्षक की आय में कर योग्य कब होता है? मतलब कि कोई भी इनकम जो है वो वेतन शीर्षक में कब आती है। जैसा कि आप जानते हैं कि आय के 5 शीर्षक होते हैं। वेतन हो गया, एक हाउस प्रॉपर्टी हो गया, मतलब संपत्ति जो हो गई घरेलू संपत्ति, उससे हो गया। एक व्यापार हो गया, ठीक है, और एक हो गया पूंजी लाभ, और एक हो गया अन्य साधनों से आय।
अब वेतन शीर्षक में कोई आय कब आएगी? तो वो तब आती है जब देने वाले के बीच में और लेने वाले के बीच में नौकर मालिक का संबंध हो। क्या हो? देने वाले और लेने वाले के बीच में नौकर मालिक, जिसको हम बोलते हैं नियोक्ता और वह कर्मचारी, ये संबंध होना चाहिए, तभी वो इनकम आपकी वेतन शीर्षक में आएगी, वरना वो आपकी वेतन शीर्षक में नहीं आएगी। समझ गए? तो ये होना बहुत जरूरी है। भाई हम कैसे, देखिए हमने एक बंदे को बुलाया ऑफिस में काम करने के लिए और उसको काम के पैसे दिए। अब अगर वो हमारा कर्मचारी है तब तो वेतन दिया हमने उसको, और मान लीजिए वो कर्मचारी नहीं, हमने तो बस उसकी सेवा ली है, उससे कोई काम करवाया है, तो हम उसको ये थोड़ी बोलेंगे कि ले भैया मैं तुझे सैलरी दे रहा हूँ, वेतन दे रहा हूँ। हम उसको उसकी सेवा का मूल्य दे रहे हैं। समझ रहे हैं? तो बहुत बड़ा फर्क होता है इस चीज के अंदर कि आप उसको जो भुगतान कर रहे हैं वो किस बेसिस पे कर रहे हैं, किस अनुसार कर रहे हैं। तो अगर आप मालिक हैं और वो आपका नौकर है, अगर आप नियोक्ता है वो आपका कर्मचारी है, तो ही इनकम वेतन शीर्षक में आएगी, वरना इनकम वेतन शीर्षक में नहीं आएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको हमेशा याद रखें। ठीक है? तो वेतन शीर्षक में आने के लिए क्या जरूरी है? नियोक्ता एवं कर्मचारी का संबंध हो, संबंध ना हो, दोनों हो, और कोई भी ना हो। नहीं जी, पहला आंसर सही है कि संबंध होना चाहिए। अगर नियोक्ता कर्मचारी का संबंध नहीं है तो वो इनकम आपके वेतन शीर्षक में नहीं आएगी। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर। साझेदार द्वारा फर्म से प्राप्त वेतन किस शीर्षक में आय माना जाता है? अब देखिए यहाँ पे शब्द क्या है? वेतन। मतलब एक फर्म है, ठीक है, इस फर्म का एक साझेदार, साझेदार का मतलब होता है पार्टनर। ठीक है? साझेदार का मतलब होता है पार्टनर। तो आप एक फर्म में पार्टनर है, साझेदार है, और आपको काम करने के लिए इस फर्म से क्या मिलता है? वेतन मिलता है। फर्म से क्या मिलता है? वेतन मिलता है। तो ये वेतन क्या आएगा? अब आप बोलोगे सर इसमें क्या सोचना है, वेतन लिखा तो है, तो वेतन शीर्षक में ही आएगा। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले हमने जो ये पढ़ा इसको सोचिए। यहाँ पे मालिक कौन है? यहाँ पे मालिक कौन है? भाई आप ही मालिक है, क्योंकि आप तो पार्टनर है, पार्टनर ही तो मालिक होता है, तो मालिक आप ही है। अच्छा, लेने वाला कर्मचारी कौन है? वो भी आप ही है, क्योंकि साझेदार है हम। समझ रहे हैं? तो देने वाले भी आप हैं और लेने वाले भी आप हैं, क्योंकि फर्म में आप पार्टनर हैं। ठीक है? आप फर्म में कर्मचारी नहीं है, ध्यान से समझिए, दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है। आप फर्म में कर्मचारी नहीं है, आप फर्म में पार्टनर है, साझेदार है। तो देने वाले भी आप और लेने वाले भी आप। तो इसका मतलब देने वाले और लेने वाले के बीच में नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध नहीं है, और जब नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध नहीं है तो वेतन शीर्षक में तो जा ही नहीं सकता ये किसी भी हालत में। समझ गए? तो वेतन लिखने से कुछ नहीं होता, ये वेतन शीर्षक में नहीं जाएगा। अब ये जानने के लिए कि ये इनकम कौन से शीर्षक में जाएगी, आपको ये समझना होगा कि भैया कारण क्या है इनकम होने का। क्या व्यापार की वजह से इनकम हो रही है? भैया आप साझेदारी फर्म में है और वहां पे आप साझेदार हैं, तो आपको इनकम क्यों हो रही है? व्यापार करने की वजह से हो रही है। तो ये व्यापार एवं पैसे, मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशन जो शीर्षक होता है उसमें जाएगा। ठीक है? तो देख लीजिए, ये रहा पहला ही ऑप्शन है हमारा, पहला ही ऑप्शन है व्यापार एवं शीर्षक, यहाँ पेश, ये आपका सही जवाब होता है। ठीक है? व्यापार एवं पैसे शीर्षक में जाएगा। ठीक है? सर सैलरी में क्यों नहीं आया, वेतन में क्यों नहीं आया? क्योंकि देने और लेने वाले के बीच में नियोक्ता व कर्मचारी का संबंध नहीं है, इसलिए नहीं आया। ठीक है? अगला आ जाइए। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संसद सदस्य के रूप में प्राप्त वेतन किस शीर्षक में आएगा? अब देखिए फिर से वेतन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो एमएलए और एमपी, ठीक है, हमारे जो सांसद हैं या जो लोकसभा सदस्य जो भी हैं, इनको जो वेतन मिलता है, ठीक है, क्या ये नौकर है वहां पे? ये जो लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा से इनको जो भी मिलता है वेतन, क्या ये वहां पे नौकर है? नहीं सर, नौकर तो नहीं है, ऐसे तो नहीं कह सकते हम कि ये नौकर है, तो नौकर नहीं है। ठीक है? तो और देने वाला जो है, जो गवर्नमेंट है, क्या वो इनकी बॉस है? नहीं सर, ऐसा भी नहीं कह सकते। ये लोग हमारे प्रतिनिधि हैं। समझ रहे हैं? एमएलए एमपी जो होते हैं वो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, सर्वेंट नहीं होते हैं, नौकर नहीं होते हैं, वो कर्मचारी नहीं होते। ठीक है? तो देने वाला मतलब गवर्नमेंट और लेने वाला मतलब एमएलए एमपी, इनके बीच में भी नियोक्ता व कर्मचारी का संबंध नहीं होता है। ठीक है? ये लोग हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उसके लिए इनको पैसा मिलता है, उनके लिए इसको वेतन मिलता है।
तो ये वेतन शीर्षक में तो नहीं जा सकता क्योंकि ये संबंध नहीं है। अब आइए दूसरे पे, क्या ये व्यापार में जा सकता है? क्या प्रतिनिधित्व करना इनका व्यापार है? नहीं सर, ये करना इनका व्यापार भी नहीं है। तो ये जब उसमें भी नहीं जा सकता, वेतन शीर्षक में भी, और जब व्यापार और पैसे में भी नहीं जा सकता, तो ये जाएगा अन्य साधनों के आय में। ठीक है, तो ये अदर सोर्स में चला जाएगा कि ये एक्स्ट्रा इनकम है आपकी। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे जो एमएलए एमपी कुछ और भी काम करते हैं, उनके व्यापार भी होते हैं, तो वो तो उनकी हो गई मेन इनकम की, व्यापार है या जो भी है वो तो हो गया उनका व्यापारिक इनकम। और ये जो वो प्रतिनिधित्व हमारा कर रहे हैं वो उनकी अन्य आय हो गई है, क्योंकि ना तो वो उनकी नौकरी है और ना ही वो उनका व्यापार है। ठीक है, तो अन्य साधन शीर्षक में जाएगा, पहला आंसर होगा अन्य साधन शीर्षक। ठीक है, तो फिर बोल दूं, वेतन शीर्षक में कोई भी आय तभी आती है जब देने वाला नियोक्ता हो, मालिक हो, बॉस हो, और लेने वाला कर्मचारी हो, नौकर हो या एम्प्लॉय हो, ऐसा मान लो। ठीक है, अच्छा, तो 13 नंबर और 14 नंबर दोनों में कारण एक ही था कि जो नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध है वो नहीं था, इसलिए वो इनकम ये व्यापार में चली गई और ये अन्य साधनों में चली। ठीक है, आगे आ जाइए। 15 नंबर क्या कह रहा है? आज हम इतने ही करेंगे, यहां तक करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को परीक्षक के रूप में विद्यालय से प्राप्त पारिश्रमिक किस आय में आएगा? अब देखिए, देने वाला कौन है? विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है। लेने वाला कौन है? प्रोफेसर। कहाँ का प्रोफेसर? क्या अलग से आया बाहर से, या विश्वविद्यालय का ही प्रोफेसर है? तो लिखा गया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को परीक्षक के रूप में, मतलब है वो विद्यालय का ही प्रोफेसर, पर उससे जो काम करवाया जा रहा है पढ़ाने के अलावा परीक्षक का काम करवाया जा रहा है, और उनके लिए उनको पैसा दिया जा रहा है। वो भी देने वाला कौन? यूनिवर्सिटी। लेने वाला कौन? वहां का प्रोफेसर। क्या वो तो नियोक्ता और कर्मचारी है? हाँ जी, वो नियोक्ता और कर्मचारी है। तो उनकी इनकम कहाँ जाएगी? वेतन शीर्षक में चली जाएगी। उनकी इनकम कहाँ चली जाएगी? वेतन शीर्षक में चली जाएगी। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि आपको अपने नियोक्ता से जो कुछ भी मिलता है, ठीक है, आपका बॉस आपके जॉब के लिए पैसा देता है, किसी और काम के लिए पैसा देता है, वो सारी चीजें आपकी कहाँ चली जाएगी? वेतन शीर्षक में ही जाएगी। ठीक है, ऐसा लिख लो, नियोक्ता से प्राप्त हर आय वेतन शीर्षक में आती है। ठीक है, तो नियोक्ता से आपको कुछ भी मिले, आपको वेतन मिले, आपको कमीशन मिले, आपको किराया मुक्त मकान मिले, या आपको यहाँ तक कि आपको गिफ्ट उपहार भी मिलता है, तो वो भी वेतन शीर्षक में आएगा। तो जो भी आपको नियोक्ता से मिलेगा सब वेतन शीर्षक में आ जाएगा। अगला देखिए, वेतन शीर्षक में स्वीकृत कटौतियों के नाम बताइए। तो देखिए, वेतन शीर्षक में 3 कटौतियां मिलती है, मैं नाम बता देता हूँ। 16 नंबर क्वेश्चन, धारा, इसकी धारा भी 16 ही है। ठीक है, धारा 16 ही है इसकी, और 1A। ठीक है, एक है धारा 16(2), एक धारा 16(3). ठीक है, तो ये 3 धारा है और 3 कटौतियां मिलती है। इसको हम बोलते हैं प्रमाणिक कटौती। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मनोरंजन भत्ते की। ठीक है, और ये मिलती है रोजगार कर की। ये 3 तरीके की आपको डिडक्शन मिलती है या कटौती मिलती है, ऐसा हम बोल सकते हैं धारा 16 के अंदर। ठीक है, तो प्रमाणिक कटौती इन्होंने लिखा है, मनोरंजन भत्ते का लिखा है, रोजगार का लिखा है, चारों ही है, चारों ही कटौतियां तीनों ही कटौतियां मिलती है। तो हम बोलेंगे उपरोक्त सभी, तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए उपरोक्त सभी, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर 17 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, संसद एवं विधानसभा के सदस्य, मतलब एमएलए एमपी को धारा 16 में कितनी कटौती मिलती है? अब देखिए, ये थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन, आसान है पर घुमाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, हम बोलेंगे सर शून्य। हम क्या बोलेंगे? शून्य, कुछ नहीं मिलता सर। क्यों नहीं मिलता सर कुछ? अभी तो आपने बताया कि 3 कटौती मिलती है, मनोरंजन भत्ते की मिलती है, प्रमाणिक मिलती है, रोजगार कर की मिलती है, पर इनको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी?
क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ये भी पढ़ा था कि इनको जो वेतन मिलता है वो कहाँ जाता है, अन्य साधनों से आए। इनको जो वेतन मिलता है वो कहाँ जाता है, अन्य साधनों से आय में चला जाता है। इसका मतलब जब इनका वेतन शीर्षक में ही नहीं आता तो 16 की जो कटौती है वो तो उन्हीं को मिलती है जो वेतन शीर्षक में आय प्राप्त करते हैं। समझ रहे हैं? धारा 16 की जो कटौती है वो तो उन्हीं को मिलती है जो वेतन शीर्षक में आय प्राप्त कर रहे हैं। इनकी तो आय ही अदर सोर्स में, अन्य साधनों से आय में जा रहा है, तो फिर इनको कटौती कैसे मिलेगी? ठीक है, तो इसलिए इनको कटौती नहीं मिलेगी। समझ गए? इसलिए शून्य बोला गया है। इसलिए क्या बोला गया है? शून्य, कोई कटौती नहीं मिलेगी। आज का आखिरी क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सुनिए, यदि नियोक्ता अपने कर्मचारी को एक कार, देखें कार दे रहे हैं 1.6 क्यूबिक क्षमता, 1.6 क्यूबिक क्षमता, इसमें दो श्रेणी होती है। 1.6 क्यूबिक क्षमता तक अलग कैलकुलेशन होती है और 1.6 क्षमता से ज्यादा हो जाए तो फिर अलग कैलकुलेशन होती है। तो कार की जो साइज है वो बड़ा ध्यान में रखना है आपको, उसका बहुत फर्क पड़ेगा। तो 1.6 सीसी की गाड़ी है, ठीक है, और व्यक्तिगत और कार्यालय दोनों काम में आ रही है, दोनों काम में आ रही है, ठीक है। और कार के समस्त व्यय, चालक का प्रतिमाह 2000 का वेतन मिला के हुए भी कार सुविधा नियोक्ता ही वहन कर रहा है। मतलब कार के जितने भी खर्चे हैं, रनिंग मेंटेनेंस है उसका, डीजल पेट्रोल है उसका, और जो ड्राइवर है चालक है उसका जो वेतन है, वो सब चीजें कौन पे कर रहा है? हमारा एम्प्लॉयर, हमारा बॉस पे कर रहा है। तो मतलब हमें तो सिर्फ गाड़ी चलानी है, खुद के काम में भी चलाते हैं और व्यापारिक काम में भी चलाते हैं, कार्यालय का जो काम होता है उसमें भी चलाते हैं। तो इसका मतलब सर हमें फायदा तो हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये डिसाइड नहीं हो पाएगा कि मैं कितना व्यापारिक इस्तेमाल कर रहा हूँ और कितना मेरा पर्सनल इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो व्यक्तिगत और कार्यालय के काम में मैं कितना गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा हूँ ये पता लगाना पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पे क्या किया गया, फिक्स किया गया अमाउंट 1800 रुपए प्रति माह कार के लिए। और अगर चालक भी, हमारा बॉस ही हमें दे रहा है, हमारा नियोक्ता ही हमें चालक भी प्रदान कर रहा है, तो 900 रुपए प्रति माह चालक के लिए, इतना हमारा फायदा माना जाए। 1800 रुपए गाड़ी, उसका खर्चा, उसके मेंटेनेंस के, और 900 रुपए चालक के लिए, ठीक है। अगर ये गाड़ी में खुद चला रहा होता, मुझे ड्राइवर नहीं मिला होता, तो ये 900 रुपए नहीं आता, ठीक है, ये 900 रुपए नहीं आता। पर क्योंकि ड्राइवर भी दिया गया है, अच्छा आप कहेंगे सर इसमें लिखा है चालक को 2000 रुपए वेतन दिया गया। चालक को कितना भी वेतन दिया जाए, चाहे 500 रुपए दिए जाए, चाहे 2000 दिए जाए, चाहे 20,000 दिए जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम थोड़ी दे रहे हैं, वो कौन दे रहा है? हमारा नियोक्ता दे रहा है। हमें तो ये देखना है कि हमें फायदा कितना हुआ है। तो हमारा जो फायदा है वो फिक्स किया गया है 900 रुपए प्रति माह, क्योंकि गाड़ी भाई पर्सनल चल रही है तो ऑफिशियल भी तो चल रही है। तो जो हमारा फायदा है वो तो व्यक्तिगत चलाने वाला है, ऑफिशियल चल रही है वो तो ऑफिस की चल रही है। तो ये तो अनुमान लगाना मुश्किल है कि कितना व्यक्तिगत और कितना कार्यालय के पर्पज में। तो इसलिए फिक्स कर दिया गया कि 1800 रुपए प्रति माह और 900 रुपए प्रति माह चालक के लिए, इतना आपका फायदा होगा। तो निकाल लीजिए कितना होता है ये, 18,000 और 21,600 और 10,800, तो जोड़ दीजिए 0 32,400 रुपए का कुल फायदा आपका होगा। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सही, 32,400 रुपए, इतना आपकी इनकम में जुड़ जाएगा कार की वजह से। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई समाधान, शंका हो, कोई डाउट हो, पूछना हो, तो मेरे नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।